एक क्लास और भी होगी वो हिस्टोलॉजी की, तो आपको और बेहतर अच्छा समझ भी आएगा जब हिस्टोलॉजी क्लास में होगी। मैं आपको थोड़ा सा एनाटॉमिकल फीचर्स बताऊंगा और जनरल आइडिया बताऊंगा और फिर एनिमेटेड क्लास आपको भी जरूर बताऊंगा, जिससे आपको और वाज़ेह तरह पे समझ आ जाए कि ब्रेस्ट की लोकेशन कैसे होती है, ब्रेस्ट है क्या, और ब्रेस्ट जो है गॉड ने हमें जो फीमेल में अता किया फॉर द लैक्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको मेमरी ग्लैंड कहते हैं। मेमरी ग्लैंड सब मेमरी से निकला है। मेमरी मतलब वो जो मिल्क प्रोड्यूस करते हों। तो हम भी मैमल्स में हैं, लेकिन मेल में भी ब्रेस्ट होता है, लेकिन ये रूडिमेंट्री होता है, यानी न होने के बराबर। क्योंकि जैसे हार्मोनल सिक्रेशन से टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा आ जाती है, तो ये मेमरी जो ब्रेस्ट है वो मेल्स में बहुत ही रूडिमेंट्री होता जाता है, और फीमेल में जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जो कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मेल फीमेल में क्या फर्क है। तो ये जो ब्रेस्ट है दैट इज मोस्टली क्या बल्कि होता ही फीमेल में है, लेकिन अगर मेल में हो जाए तो इसको कहते हैं गायनेकोमेजिया, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है। तो ये ब्रेस्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये प्लीज आप सब मेरे साथ याद करना। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वी आर स्पीकिंग इन आवर ओन लैंग्वेज, और जो हमारे फॉरेनर हैं जिनको समझ नहीं आ रही है तो वो भी परेशान नहीं हो। प्लीज वी विल टेल यू, फिजिक्स क्लासेस होंगी, ये मुझे खास बताएंगे मेरे टॉपिक, आई विल टेल देम पर्सनली इन सेपरेट क्लासेस अगर उनको उर्दू समझ नहीं आ रही। तो डियर स्टूडेंट्स, द ब्रेस्ट, जिसका दूसरा नाम है मेमरी ग्लैंड। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड में क्या फर्क है, ये कभी कभी पूछते हैं। देखो, ब्रेस्ट जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है: मेमरी ग्लैंडुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। इन तीनों को मिला के ब्रेस्ट कहते हैं, जरा गौर से सुनना। और मेमरी ग्लैंड जो है वो हिस्टोलॉजिकली जो इसकी प्रेजेंटेशन है अंदर, कि किस तरह से ब्रेस्ट प्रोड्यूस द मिल्क, किस तरह से ये मिल्क प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड। तो ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड में थोड़ा सा फर्क आप जरूर समझना कि ब्रेस्ट कहते हैं 3 चीजों को मिला के, अगेन रिपीटिंग, पहला क्या बोलेंगे, मेमरी ग्लैंड, ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसको हम कहते हैं मेन पैरेन्काइमा, और सेकंड फाइब्रस टिश्यू, और तीसरा इसको हम कहते हैं क्या बेटा, तीसरा हम इसे कहते हैं फैटी टिश्यू। तो बच्चों, आप बहुत लेट आते हो, बहुत तंग करते हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए, प्लीज। आप वापस आते हैं ब्रेस्ट पर। तो ब्रेस्ट जो है, मैंने आपको बताया कि ये 3 चीजों से बनता है: मेमरी ग्लैंडुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और फैटी टिश्यू। तो ब्रेस्ट इज द मोस्ट prominent feature in female. It is a modified sweat gland. ये second point note करना, it is a modified sweat gland. It is not a sebaceous gland, it is a modified sweat gland. Present in the superficial fascia of the pectoral region. ये pectoral region की superficial fascia में मौजूद है। अब आपको मैंने पहले लेक्चर में दिया था, कौन सा मसल्स को मेन सपोर्ट करता है, पेक्टोरल्स मेजर, जो उसका मेन सपोर्टर है। मेन सपोर्टर है पेक्टोरल्स मेजर मसल। तो आइए जरा पहली स्लाइड को जरा देखते हैं। हमारा मेन मकसद इंट्रोडक्शन है, फिर स्ट्रक्चर है, फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे आज साथ ही साथ। अब इंट्रोडक्शन अगर हम ब्रेस्ट की जाए तो एमोलॉजिकली ये पार्ट ऑफ ये स्किन का पार्ट है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट है। फंक्शनली ये पार्ट किसका है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इट्स अ मॉडिफाइड apocrine sweat gland present in the male and female. It is very rudimentary in of males, and female at puberty its glands enlarge. अब अगर इसको देखें कि ब्रेस्ट की पहली प्रेजेंटेशन देखें, क्योंकि मैं आपको आज भी वापस कह रहा हूं, आप परेशान बिल्कुल नहीं है बच्चों,
एनिमेटेड क्लासेस दोबारा जब हम बताएंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि ब्रेस्ट 3 हिस्सों से बनता है। नंबर 1 मेमरी ग्लैंडुलर टिश्यू जो मेन पैरेन्काइमा है, वो तो तब पढ़ेंगे जब हिस्टोरी समझ आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। सेकेंड मोस्ट इसका पार्ट है जो कि स्किन से मोस्ट रिलेटेड है, क्योंकि वो है हमारा फाइबर्स पार्ट, और तीसरा इसका है जो फैटी पार्ट। तो ये मोस्ट फैटी पार्ट है, और फैटी पार्ट जो कि मोस्टली स्किन पे ये इंट्यूकेबेटरी स्किन का एक पार्ट है। तो वहां पर आप पहली प्रेजेंटेशन देखेंगे, वहां पर क्या पड़ा है, निपिल। और निपिल कहां पर होती है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे। फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे निपिल होती है। ये हेयरलेस स्किन होती है, कंपोज ऑफ कोलेजनस टिश्यू कंटेनिंग मेलानोसाइट, स्मूथ मसल सेल्स। और यहाँ पर निपिल पर 15 से 20 लैक्टिफेरस डक आके खुलती है। तो लैक्टिफेरस डक में क्या होता है, वो मिल्क होता है, वो भी मैं आपको अभी जल्दी बताऊंगा। तो निपिल किस स्पेस में होती है बेटा, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है। फिर निपिल के बाद आप देखेंगे कि ब्रेस्ट के साइड में, आप गौर से देखेंगे कि निपिल के साइड में एक बिल्कुल सर्कल होता है जिसको बेस ऑफ द निपिल भी कहते हैं। ये थोड़ा सा कलरिश होता है। वहां पर मेलानोसाइट्स आर वेरी वेरी क्वाइट न्यूमरस, varying in color from pink to the dark brown depending on the parity and race, contain modified sebaceous gland। इसमें sebaceous gland होते हैं, जो ये क्यों होते हैं कि निपिल को क्रैकिंग नहीं हो, निपिल को इस तरह से लुब्रिकेशन देते हैं, तो ये देते हैं एरोला। तो एरोला नहीं होता तो निपिल जल्दी बिल्कुल ही क्रैक हो जाती है बच्चे। तो दीज ग्लैंड्स एनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में ये ग्लैंड एनलार्ज होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुल ऑफ पोंटोगोमरी। ये मैं आपको जो थ्योरी बता रहा हूँ, आप परेशान नहीं होना, मैं जब आपको एनिमेटेड बातें बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा ये सारी बात। अब आते हैं, ये देखिए ये निपिल है क्यों, ये निपिल आप देखिए, निपिल के निपिल के साइड ये जो डिस्कलरेशन थोड़ी आप देख रहे हैं, दैट इज एरोला। और ये इलाज कभी कभी हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, तो उनको हम कहते हैं ट्यूबरकुल ऑफ पोंटोगोमरी। तो स्किन की प्रेजेंटेशन में ये निपिल जो है, जो कि एक प्रोजेक्टेड पार्ट है, स्मूथ मसल से होता है, इरेक्टाइल होता है। बच्चे जब सक करते हैं ये बच्चे मिल्क के लिए, तो ये इरेक्टाइल होते हैं उसके अंदर सेल्स। तो ये इरेक्टाइल इसलिए बनता है कि डक्स बिल्कुल खुल जाए और मिल्क अंदर वो बच्चे दे सके। एरोला, इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं एरोलर ग्लैंड्स भी। और इसका काम क्या है, निपिल्स को क्रैकिंग से बचाए और निपिल को लुब्रिकेशंस दे। अब इसकी एनाटॉमी अगर देखें, द ब्रेस्ट इज मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड, ब्रेस्ट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, lies between subcutaneous areolar tissue and pectoral fascia, composed of branching system of ducts, ductules that end up in acini that are the chief milk producing gland. फिर acini join together to form lobules, lobules that form the functional unit termed as the lobular unit, or each lobe is drained by an individual duct. तो अगर आप देखें कि इस, अगर मैं ग्लैंडुलर बात करूं, ग्लैंडुलर पार्ट की, तो हर जो है मेमरी ग्लैंड में जो कुछ लोब्स होते, कितने लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं, और हर लोब में क्लस्टर होता है एसिनाई का। और एसिनाई जो है ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए गॉड ने हमें एक हार्मोन दिया है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। तो जैसे ही प्रेगनेंसी का एंड स्टेज आना होता है, बच्चा अभी प्रेगनेंसी डिलीवर होना होता है, तो गॉड ने पहले से अरेंजमेंट मिल्क का किया होता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होते जाते हैं, प्रोटीन बढ़ता है, सीक्रेशन प्रोड्यूस हो जाती है, मिल्क आ जाता है एसिनाई में। फिर एसिनाई से ट्यूब्यूल निकलती है, ट्यूब्यूल से फिर डक्स बनती है, डक्स से फिर लैक्टिफरस डक बनती है, लैक्टिफरस डक्स 15 से 20 ये जाके खुलती है निपिल्स पर, और वहां से फिर ड्रेन आउट हो जाता है।
तो ड्रेनिंग सिस्टम के लिए गॉड ने एक और हार्मोन दिया, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है कि इन सारे सिस्टम को कॉन्ट्रैक्टाइल करके डक्स को और जाके निपल्स पे इसको खोलता है कि जिस तरह से बच्चा सक करे तो मिल्क आ जाए। अगेन पार्टिसिपेंट्स कमिंग वेरी लेट, जरा प्लीज आप जल्दी आए। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ यू प्लीज। तो ये ग्लैंडुलर जो टिश्यू है ये आप सब समझ जाना कि मेरा मकसद क्या था कि ग्लैंडुलर जो पार्ट है इसको मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, इसी में ही मिल्क बनता है। और हर ब्रेस्ट में, जो दो हमारे पास है ब्रेस्ट, तो हर ब्रेस्ट में 15 से 20 लोब्स होते हैं। और लोब किसके बनते हैं? क्लस्टर ऑफ एसिनाई के। और एसिनाई से मिल्क प्रोड्यूस होता है, फिर ट्यूब्यूल से बनता है, ट्यूब्यूल में डक्स में जाता है, डक्स से डक्टिफेरस डक्ट पे, लेक्टिफेरस डक्ट पे जाता है, वो साइनस बनता है और तमाम डक्स कहाँ खुलती है? निपल्स पे खुलती है और यहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होके बाहर आता है। तो दो हार्मोन हमें जरूरी चाहिए, एक दूध बनाने के लिए और एक दूध निकालने के लिए। दूध बनाने के लिए गॉड ने हमें दिया प्रोलैक्टिन और दूध निकालने के लिए दिया हमें ऑक्सीटोसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। तो ये थोड़ी सी मैंने हिस्टोलॉजी बताई, हिस्टोलॉजी की क्लास अलग भी होगी, लेकिन आपको फिलहाल एनाटॉमी थोड़ी समझनी है कि ब्रेस्ट जो है जो एक्चुअली 3 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहले जो गॉड ने इसको बनाया है वो मेमोरी ग्लैंड से, यानी मेमोरी ग्लैंडुलर टिश्यू जो मेन पैरेन्काइमा है जिसके लिए ये बना हुआ है। लेकिन उसको सपोर्ट के लिए क्या दिया गॉड ने? अच्छा फाइब्रस टिश्यू दिया और फैट दिया। फाइब्रस टिश्यू क्यों दिया? ये सवाल आएगा कि फाइब्रस टिश्यू की क्या जरूरत थी? फाइब्रस टिश्यू इसलिए दिया कि तमाम जो है लोब्स है वो आपस में बिल्कुल टाइट अटैच हो, क्योंकि सुपरफिशियल फेशिया में है। सुपरफिशियल फेशिया के बाद आता है डी फेशिया, डी फेशिया के बाद आते हैं मसल। तो ये सुपरफिशियल फेशिया का कंटेंट है और डी फेशिया के साथ कनेक्ट है थ्रू ए सम टाइट फाइब्रस बैंड, और उनको हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ कूपर। इससे ये टाइटली अटैच होता है। तो पहला मसल जो इसको सपोर्ट करता है, पहला मसल वो है पेक्टोरल्स मेजर, जो मैंने ये रेड पिक्चर से आपको देखे, पेक्टोरल्स मेजर मसल इसको मेन सपोर्ट करता है। उसके बाद सराटस इंटीरियर आ जाता है, फिर मसल्स एब्डोमेन आ जाते हैं, ये सारे सपोर्ट करते हैं। लेकिन पेक्टोरल्स मेजर से पहले डी फेशिया और पेक्टोरल्स मेजर बीच में एक स्पेस आता है जिसको हम कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। इसका फंक्शन ये कि ब्रेस्ट जो है थोड़ी सी लूजनेस पैदा करे, लूज हो थोड़ा। अगर ये रेट्रो मेमोरी स्पेस नहीं होता तो ब्रेस्ट तो बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो इसमें इलास्टिसिटी तो होती नहीं। तो थोड़ा सा इलास्टिक है। क्या के लिए इलास्टिक है? कि इसके अंदर पावर ऑफ थोड़ा सा मूवमेंट है बिकॉज ऑफ सम स्पेस बिटवीन द डी फेशिया एंड पेक्टोरल्स मेजर, जिसको हम कहते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। ये स्पेस कब खत्म होता है आपको पता है? ये जरा गौर सुनना, दिस स्पेस इज डायमेंशन इन कैंसर। कैंसर में क्या होता है कि स्पेस खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है तो ब्रेस्ट तो बिल्कुल टाइट हो जाता है, ये तो वो भी नहीं करता है। इसलिए ये स्पेस कभी पूछते हैं कि रेट्रो मेमोरी स्पेस कब खत्म होता है, तो जवाब देना जब कैंसर हो जाता है ब्रेस्ट में। तो ब्रेस्ट जो है, तो इसको अगर हम निपल की तरफ ले जाएं तो इसको क्या कहेंगे? एपेक्स। और जो बेस किसके साथ अटैच है गौर से देखें, पहले डी फेशिया, उसके बाद रेट्रो मेमोरी स्पेस, फिर क्या आया? पेक्टोरल्स मेजर, फिर क्या आया? सराटस इंटीरियर, फिर क्या आया? एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। तो इस तरह से आप आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो पहले सुपरफिशियल फेशिया से डी फेशिया, फिर रेट्रो मेमोरी स्पेस, फिर रेट्रो मेमोरी के पास स्पेस के बाद क्या आएगा? पेक्टोरल्स मेजर, फिर आ जाएगा सराटस इंटीरियर, फिर आ जाएगा मसल्स ऑफ एब्डोमेन। तो इस तरह से ये बात आप याद रखना। अब आइए जरा देखते हैं इसका आर्किटेक्चर कैसे बनता है। देखें आप आर्किटेक्चर गौर से देखें कि हर ब्रेस्ट में क्या पड़े? लोब्स। ये तो मैंने 1 2 3 4 5 बताए, लेकिन आप इसको याद रखना कि ये जो है ये 5 नहीं है, ये डिफरेंट एसिनाए हैं एक लोब में। ये एक लोब है, इस लोब के अंदर काफी एसिनाए हैं। तो जो काफी एसिनाए बन के एक लोब के अंदर क्या बना रहे हैं? लोब्यूल बना रहे हैं। तो ये एक लोब है। और हर ब्रेस्ट में कितने लोब होते हैं? 15 से 20 लोब होते हैं। 15 से 20 लोब होते हैं और हर लोब के अंदर एसिनाया का क्लस्टर होता है।
तो एसिना के क्लस्टर को हम कहते हैं लोब्यूल, और यहाँ से डक्ट्स निकलती है, यहाँ से डक्ट्स निकलती है, और ये डक्ट जाके खुलती है एम्पुला में। फिर एम्पुला से एक और डक्ट निकलती है जिसको कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, फिर ये लेक्टिफेरस डक्ट जाके ओपन होती है। एक लोब की एक डक होगी, एक लोब है तो एक डक होगी। तो कितने लोब्स होते हैं? 15। तो डक कितनी हो गई? 15 लेक्टिफेरस डक हो गई। जब 15 लेक्टिफेरस डक है तो याद रखें ये दूसरे ब्रेस्ट में भी 15 होंगी, तो टोटल कितनी होगी? 30 होगी अगर दोनों में होगी। तो अपन कर रहे हैं एक ब्रेस्ट की बात। तो पहले अब सोचे कितने लोब्स होते हैं? 15 से 20 लोब होते हैं। हर लोब में क्लस्टर किसका है? एसिना का। इस एसिना का काम क्या है? इसी में मिल्क प्रोड्यूस होता है। और कितने एसिना होते हैं? 5, 7, 8, इनको मिला के क्या बोलते हैं? लोब्यूल। फिर इनकी अलग अलग ट्यूब्यूल्स होती है, ये ट्यूब्यूल्स मिलके फिर जाके बनती है एम्पुला। फिर एम्पुला से क्या बनती है? एक डक बनती है जिसका नाम है लेक्टिफेरस डक। तो अगर 15 लोब होंगे तो कितनी डक होंगी? 15 लेक्टिफेरस डक होंगी। कहाँ खुलेंगी? निप्पल पे खुलेगी। और तो दूध जो बनता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है, और दूध निकालने के लिए जो अल्लाह मियां ने एक और हार्मोन दिया है, एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। तो आपको ये पिक्चर भी सारी समझ आ गई। मैं आपको फिर जब एनिमेटेड मूवी दिखाऊंगा तो उसमें और आपको सारी समझ आ जाएगी। अब आप देखें कि पार्ट, शेप और पोजीशन ऑफ क्लेड क्या है, गौर से देखें। ये इट्स कोनिकल शेप, लाइन सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द फ्रंट ऑफ चेस्ट, इट इज द बेस, एपेक्स एंड टेल। इट इज बेस एक्सटेंड फ्रॉम सेकंड टू 6 रिब। ये याद रखना है, बेस एक्सटेंड second to 6 rib. It extends from the sternum to the mid-axillary line laterally, and it has no capsule. It has no any capsule. So apex तो आपने देखा, ये तो आपने देखा निप्पल है जो 4th intercostal space पर है, और बेस जो एक्सटेंड है फ्रॉम 2nd to 6th rib। तो अपने कहा था ना, यहाँ को कौन सपोर्ट कर रहा है? यहाँ पर पेक्टोरल्स मेजर, मेन है, गॉड ने इसलिए इसको ढाल बनाया हुआ है, इसको मेन। फिर शेप पोजीशन देखें अपन फीमेल ब्रेस्ट की, 2/3 of its base lies on the pectoralis major muscle, while its infolator 1/3 lies on serratus anterior extra oblique muscle, and its supralateral part sends a process into axilla which is called axillary tail. इतनी भी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना axillary tail क्या होता है, कि its supralateral part sends a process which is relates to axilla, which is called axillary tail. अब वापस हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड मैंने क्या बताया? इट्स नॉट कैप्सुलेटेड ग्लैंड। It consists of lobes and lobules, which are embedded in the subcutaneous fatty tissue of superficial fascia. Again, mammary gland जो अंदर है histologically, it is non-capsulated. It consists of lobes, और लोब के अंदर क्या होता है? क्लस्टर ऑफ एसिना है, तो क्या बनाते हैं? लोब्यूल्स। It has fibrous strands, ligament of Cooper, जिसको मैंने कहा जो कनेक्ट करता है स्किन को with the deep fascia of the pectoralis major. इसलिए तो ब्रेस्ट थोड़ा टाइट होता है, और जैसे एज होती जाती है या फीमेल बुढ़ी होती जाती है तो ब्रेस्ट बिल्कुल लटकता है, नीचे हैंग करता है। Why? It is because कि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये जो लिगामेंट ऑफ कूपर कहते हैं, ये लूज होता जाता है। और आपने देखा और ओल्ड एज में जाएंगे तो फीमेल का ब्रेस्ट तो बिल्कुल ही हैंग डाउन हो जाता है। इट इज बिकॉज सस्पेंसरी लिगामेंट बिल्कुल ही लूज हो जाता है। तो इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द डीप fascia कवरिंग बाय अंडरलाइंग मसल्स बाय लूज एरोल टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड रेट्रोमेमरी स्पेस। मैंने बताया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिनेस देता है, थोड़ा इलास्टिसिटी देता है, मूव कराता है, तो ये इसका काम था। स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड अगर मैंने क्या बताया था, कोर्स से आप देखें, इट इज फॉर्म्ड बाय 15 to 20 lobes
Each lobe is formed but separated by interlobar and interlobular fibrous and fatty tissue called ligament of Cooper. तो कितनी डक्स होनी चाहिए? चले आप बताएं, शाबाश। 15 to 20 इलेक्ट्रिक डक्स। मैंने कहा पहले छोटे छोटे एसिना होते हैं, फिर एसिना की ट्यूब्स होती है, उसको ट्यूब्यूल्स कहते हैं, फिर वो एम्पुला में खुलती है, फिर हर एसिना मिल के ट्यूब्यूल्स मिल के एक डक बनाएगी। तो 15 लोब्स होंगे तो 15 लेक्टिफेरस डक होंगी, ये याद रखना। लेकिन हर लोब में याद रखना लोब्यूल होगा, और लोब्यूल क्या है? क्लस्टर ऑफ एल्यूला है। उसमें 8 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 12 भी हो सकते, एसिनाए हो सकते हैं। और ओपन कहाँ होगी इलेक्ट्रिक डक्ट? समिट ओपन एट द निपल। अब इसकी ब्लड सप्लाई से करते थोड़ी बाद में। तो आइए जरा थोड़ी एनिमेटेड मूवी देखेंगे। एनिमेटेड मूवी देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से सारा समझ आ जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं, वापस जाते हैं हम शेयर में। शेयर के बाद हम जाते हैं स्क्रीन में। स्क्रीन के बाद हम जाते हैं यूट्यूब में, और उसके बाद हम जा रहे हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में हम जा रहे हैं डाउनलोड्स में, और डाउनलोड्स में हम जा रहे हैं अब मेमोरी ग्लैंड की तरफ। और मेमोरी ग्लैंड की तरफ जब जाएंगे तो ये पिक्चर आपको याद रखनी। तो आइए जरा देखते हैं ये पिक्चर आप सबको, इसको मेमोरी ग्लैंड के ये मॉडिफाइड स्ट्रेट ग्लैंड सुपरफिशियल ऑफ द पेक्टोरल रीजन। मेमोरी ग्लैंड जो कि बोन्स दो सेक्स में हो रहा है, रिमेन रुडिमेंट्री इन मेल एंड वेल डेवलप्ड इन फीमेल एट प्यूबर्टी। ये देखिए, अगर ये मर्दों में हो जाए तो क्या बोलते हैं? गायनेकोमेसिया। sex organ of female reproductive system provide milk to the new body baby. Location is the fascia of the pectoral region. Okay. Yeah. क्या बेटा ये आप देखिए, शेप देखिए, हेमिस्फीयर शेप है। 2 सेकंड देखो, सेकंड से लेके छठे तक ये इसकी एक्सटेंड है। फ्रॉम सेकंड टू 6 तक की इसके एक्सटेंड है। अगर आप देखें इसके, अगर रिलेशन देखें, सुपरफिशियल से डीप जाएं, उसके बाद क्या आएगा? मेजर ऑब्लिक मसल्स, इसका तो मेमोरी स्पेस, इसको रेट्रो मेमोरी स्पेस कहते हैं। रेट्रो मेमोरी स्पेस से ये आराम से मूव फ्रीली ओवर द पेक्टोरल फेशिया, मूव वेरी फ्रीली ऑन द पेक्टोरल फेशिया, ये मूव हो सकती है। तो अब बस हाँ, आप देखें एंड देखे ना, तो स्किन में जो मेन कौन सी चीज आई? निपल और एरोला। देखे, आप देखे कि स्किन में निपल, ये कॉर्टिकल प्रोजेक्शन, और ये 4th इंटरकॉस्टल स्पेस पर ये निपल देखे। हाँ, और देखिए, क्या भी आप देखा एरोला क्या है? ये कलर एरिया है, ये सेबेशियस ग्लैंड का बना हुआ है इसके अंदर, जो निपल्स को लुब्रिकेट करता है। और इसके जो सेल्स, जो ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में, इसको हम कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ मोंटोगेमरी, इसको कहते हैं मोंटोगेमरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाट, ये रोल टिश्यू। तो ये बेटा आप समझ के सारा। अभी देखिए,
अब स्ट्रोमा जो ग्लैंडुलर टिश्यू है मेन, देखिए इसके अंदर क्या बना हुआ है, लोब में बना हुआ है, आप देखिए लिगामेंट उसके ऊपर, यहाँ ठीक है। आपने देखा कि किस तरह से ये बिल्कुल ये फाइबर टिश्यू बैंड करके बैठे हुए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। ये से आप पिक्चर ये देखेंगे आपको सारा क्लियर कट आ जाएगा। ये ग्लैंडुलर टिश्यू है मेन, जो कि एसिनाए है, देखिए डिफरेंट एसिनाए है, तो लोब्स, और हर लोब के अंदर क्या पड़े, देखो एसिनाए पड़े, देखिए देख रहे एसिनाए से ट्यूब्यूल्स निकलते हैं, फिर और कलेस्ट्रॉल एसिनाए होते हैं, और फिर आखिर में एक और ठीक है, तो एक लोब एक डक बनेगा। हाँ, और ये आर्टर सप्लाई आपने देखा है, सप्लाई, और इसको इंटरनल थॉरेसिक आर्टरी, वो जब पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, इंटरनल थॉरेसिक आर्टरी इसकी सप्लाई होती है, पेन है इंटरनल थॉरेसिक आर्टरी जो सप्लाई। हालांकि इसकी लिम्फेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फ नोड अपर लिम्फ के जब पढ़ेंगे तो लिम्फेटिक ये ब्रांचेस, तो लिम्फेटिक ग्लैंड्स 5 ग्लैंड होते हैं इसमें लिम्फ नोड के, सेंट्रल लिम्फ नोड, एंटीरियर लिम्फ नोड, पोस्टीरियर लिम्फ नोड, सेंट्रल लिम्फ नोड। तो इसका जो मेन लिम्फ नोड जो है ना वो है टेक्टोरल लिम्फ नोड, तो इसकी लिम्फेटिक कहा जाती है। ठीक है बेटा, और देखो किस तरह से, लेकिन ये मेन रूट नहीं है, वेनस का मेन रूट नहीं है, मेन है में इसका और ये सेकेंड अंडर कंट्रोल, बट प्रोलेक्टर हार्मोन सीक्रेट बाय पिट्यूटरी, उसकी वजह से ये थोड़ा सा लिम्फ नोड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट लिम्फ नोड कौन से, ये देन इनटू फॉलोइंग लिम्फ नोड्स कौन से, एक्सियल लिम्फ नोड मेनली हमारी 70% जो है इसकी तमाम लिम्फेटिक जो है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में चले जाता है, और कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल और लेटरल एक्सियल लिम्फ नोड। और सेकंड जो है उसके जो है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड या इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड भी इसको कहते हैं। तीसरा सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड भी है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड भी है, लेकिन मेन आपको याद रखना है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड और इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड की वजह से कैंसर बहुत फैल सकती है, लिम्फेड की वजह से, 2 ग्रुप्स डीप लिम्फेड जो है ना पेरेन्काइमल लिम्फेड करती है, और वो जो है सारे लिम्फ नोड। तो इस तरह से ये आपको जो लिम्फेड ड्रेनेज है, मैं अभी थोड़ा ये अभी क्लास खत्म हो तो मैं आपको फिर वापस बताऊंगा। देखिए ये 4 क्वाड्रेंट डिवाइड है, लेटर क्वाड्रेंट्स में ये देखो, देखिए लेटर साइड में कहां डिवाइड हो रहा, और मीडियल साइड टू टनल थॉट, ये बहुत अच्छी तरह 400 में डिवाइड किया हुआ है। मीडियल साइड का गया कहा इंटरनल थॉट से लिम्फ नोड में, और लेटरल साइड का कहा गया एक्सियल लिम्फ नोड में। दैट इज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और सारी आपको याद दोबारा बताऊंगा इसके खत्म होने lymph nodes of the lymph nodes into the ear axial lymph node. एक्सियल अगर कोई पूछे कौन सा lymph node में जा रहा है तो आप क्या बताओगे? एंटीरियर एक्सियल lymph nodes में जा रहा है। तो ये आपको सारी बातें डेवलपमेंट को हम छोड़ देते हैं। वापस हम आते हैं शेयर पे, और शेयर पे आते हैं अगेन स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे आके फिर हम जा रहे हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाके हम वापस जा रहे हैं ये थोड़ा सा एक सेकंड बेटा, मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा था। एक जो मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आपको ये एक पिक्चर याद हो गई थोड़ा। देखिए ये मेमोरी ग्लैंड है, इसको पिक्चर देखिए, आप देखिए इस पिक्चर में, आप देखिए आप देखें, ये आप पिक्चर देखें, ये लोब्स होते हैं। अब मेमोरी लोब्स, इसको क्या कहते हैं? एसिना है, तो क्या बोलते हैं? एल्विलाई। हाँ, क्या पता, हार्मोन कहते हैं। और फिर आप देखें कि कैसे कैसे बना एल्विलाई, तो एल्विलाई से फिर किसमें गया? मेमोरी लेब्यूल, फिर डक्स में, फिर एम्पुला में गया, फिर एम्पुला से गया डक में, और फिर एक से गया और एक डक में निपल पे चला गया। बेस्ट अभी आपको वापस हम ले जा रहे हैं अब हम थोड़ा वापस आते हैं, शेयर पे आए वापस। हम शेयर पे जैसे वापस आए, फिर हम गए डॉक्यूमेंट्स में गए, और फिर हमने यहाँ पर सर्च किया ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट पीडीएफ में गए, और ये पिक्चर आई ब्रेस्ट की। अब आपने जो भी हमने डिस्कस किया ब्रेस्ट के बारे में, आपने भी गौर से इसको सुना कि ब्रेस्ट का किस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है। लेकिन आप सबको याद रखना चाहिए कि ब्रेस्ट कभी कभी मर्दों में भी होता है, तो उसको हम कहते हैं गायनोकोमेजिया कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये may have more than one pair of breast, तो उसको हम कहते हैं पोलीमेक्सिया। मोर देन वन पेयर ऑफ निपल अगर हो तो उसको बोलते हैं पोलीथेलिया। एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट हो तो उसको बोलते हैं एमेजिया, एंड एब्सेंस ऑफ निपल हो तो उसको कहते हैं एथेलिया। ये 4-5 क्लिनिकल बातें आप सब याद रखना। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, अगर मोर देन वन पेयर ब्रेस्ट हो तो बोलेंगे पोलीमेस्टिया या पोलीमेजिया। मोर देन वन पार्ट और निपल हो तो कहेंगे पोलीथेलिया। एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट हो तो कहेंगे एमेजिया, और एब्सेंस ऑफ निपल हो तो क्या बोलेंगे? एथेलिया।
तो ये आप 4-5 बातें ये भी नोट कर लेना। उसके बाद हम क्लिनिकल बातें करें तो एक स्टडी हम ब्रेस्ट की करते हैं जिसको हम कहते हैं मेमोग्राफी। तो मेमोग्राफी इज ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट to the screen for benign and malignant tumor and cyst. It play a central part in the early detection of breast cancer. तो पहली टेस्ट हम कराते हैं मेमोग्राफी, फिर उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फिर डिजिटल मेमोग्राफी आ गई है, फिर ब्रेस्ट मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको एमआरआई भी कहते हैं, बिकमिंग अ मोर वाइटल नाउ टू डिटेक्शन है स्मॉल लीजन्स, और छोटी छोटी बातें होती है, ये होता है। तो ब्रेस्ट जो है कैंसर ये मोस्टली अकर इन द अपर लेटरल क्वाड्रेंट। 4 से अगर बना दे तो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन इन द अपर लेटरल क्वाड्रेंट। अप्रोक्सीमेटली 60% upper lateral quadrant होता है, approximately 60% cases, and form a palpable mass. As it is large, it can then attach to the Cooper ligament and produce shortening of the ligament, causing depression or dimpling of the overlying skin. So, an advanced sign of inflammatory breast cancer, जिसको हम प्यूडिग्रेन ऑरेंज साइन कहते हैं, जिसपे ऑरेंज पील हो जाती है, is the edematous swollen condition and pitted breast skin as a result of obstruction of the subcutaneous lymphatics. So cancer may also attach and shorten the lactiferous duct, resulting retracted or inverted nipple. तो ये जो आज हमने बातें की, तो इसका फिर इलाज क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, रेडिकल मैस्टेक्टोमी करते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी करते हैं, कभी कभी पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं। तो रेडिकल मैस्टेक्टोमी में क्या होता है, एक्सटेंसिव सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट और एंड रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, पेक्टोरस मेजर को भी काट देंगे, पेक्टोरस माइनर को भी काट देंगे, एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी, फेशिया को भी, इसको हम कहते हैं रेडिकल मैस्टेक्टोमी, जो फैल जाता है बहुत। और एक होता है मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी, जहां पर हम सिर्फ इंट्रा ब्रेस्ट काटते हैं और एक्सिलरी लिम्फ नोड काटते हैं और कुछ बचा देते हैं। तो ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की। तो मेन डिस्कशन में बात जो आई वो आई लिम्फेटिक ड्रेनेज की। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर ब्रेस्ट के 4 से किए जाए तो अपर लेटरल क्वाड्रेंट में कैंसर कॉमन है, अपर लेटरल क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्सिलरी लिम्फ नोड में ये चला जाता है लिम्फ नोड, तो कैंसर यहाँ बहुत कॉमन है। दूसरी बात आपसे गुजारिश में कर रहा था कि इसको 400 में डिवाइड किया जाए, मीडियल साइड और लेटरल साइड में। तो मीडियल साइड में ये पूरी जो लिम्फेटिक है वो जाती है इंटरनल थोरेसिक लिम्फ नोड में, और लेटरल साइड की तमाम लिम्फ नोड जाती है एक्सिलरी लिम्फ नोड में। सिर्फ जो लोअर का लेटरल पार्ट है वो चली जाती है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स में। और 75% जितनी भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है अपना ब्रेस्ट की, वो आप समझ जाएं कि ब्रेस्ट की 75% लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में चली जाती है। बाकी जो रिमेनिंग है वो मोस्टली चली जाती है इंटरनल थोरेसिक या इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में। 5% सब जाती है पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल लिम्फ नोड्स में जाती है। ये नीचे डायफ्रामेटिक सरफेस से भी नीचे मिली हुई होती है, तो ये कैंसर अगर स्प्रेड हो जाए तो नीचे एब्डोमेन में भी आ सकती है। इसलिए कैंसर को जल्दी डिटेक्ट आउट करना बहुत जरूरी होता है। अगर कैंसर को जल्दी डिटेक्ट आउट जरूरी नहीं किया तो ये स्प्रेड करके मेटास्टेसिस हो जाती है। मेटास्टेसिस का मतलब है कि कैंसर का फैल जाना, और फैलकर पहले ये इन्वॉल्व करती है बोन्स को। जब बोन्स को इन्वॉल्व करेगी तो पीछे चली जाएगी बोन्स में, और फिर यहाँ तो बहुत ही मुश्किल इलाज है। इसको हम फिर कहते हैं स्कैनिंग ऑफ द पूरी बॉडी, स्कैनिंग ऑफ द बोन स्कैनिंग कहते हैं। अगर बोन स्कैनिंग में कैंसर आ गई फिर तो बचने के चांस ही नहीं, फिर क्या करें। इसलिए कैंसर अगर फीमेल आए और कहे कि मुझे भाई कुछ लम्ब महसूस हो रहा है, कुछ मांस महसूस हो रहा है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि फौरी तौर पे लेडी डॉक्टर के पास जाएं और पहले कराएं मेमोग्राफी, उससे समझ नहीं आया तो अल्ट्रासाउंड, उससे समझ नहीं आया तो फिर एमआरआई, उससे समझ नहीं आया तो बायोप्सी कराएं। बायोप्सी करा के लेबोरेटरी भेजें और फिर चेक करें। फिर इसके बाद देखें कि अगर लिम्फ नोड एनलार्ज हो गए थोड़े बहुत तो ठीक है। अगर खुदा न खास्ता
बोन स्कैनिंग कराई और बोन में कैंसर आ गई, फिर तो कोई इलाज नहीं है, नो इलाज है, कोई इलाज नहीं है, फिर कीमोथेरापी होगी, ये फिर बचने के चांसेस समझ लो कि 1-2% है। अगर बोन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हम करते हैं एक्सटेंसिव मेस्टेक्टोमी, जिसको हम कहते हैं रेडिकल मेस्टेक्टोमी। फिर क्या करते हैं, पूरा ब्रेस्ट निकाल देते हैं, फिर ये लिम्फ नोड निकाल देते हैं, पेक्टोरस मेजर को भी काट देते हैं, माइनर को भी काट देते हैं, सब काट देते हैं। अगर ये नहीं तो फिर सिलेक्ट करते हैं भाई कि ठीक है भाई, थोड़ा लिम्फ नोड लार्ज हुए, ब्रेस्ट निकाल देते हैं, लिम्फ नोड निकाल देते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड मेस्टेक्टोमी। तो ये थोड़ी अप्लाइड है, आपके जहन में ज्यादा आए ना आए, घबराना नहीं, लेकिन मेस्टेक्टोमी का मतलब है ब्रेस्ट को निकाल लेना। तो ये सारी आज जो डिटेल मैंने आपको बताई कि ब्रेस्ट जो है इसकी कैंसर मोस्टली कॉमन है, वो थ्रू लिम्फेटिक्स कॉमन है। और ब्रेस्ट की लिम्फेटिक जो है ना, वो आप याद रखना कि 75% जितनी भी लिम्फेटिक है ब्रेस्ट की, वो जाती है एक्सिलरी लिम्फ नोड में। बाकी 15% जाती है कहां पर, वो जाती है इंटरनल थोरेसिक इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड में जाती है। तो उम्मीद है ये भी लेक्चर आपको समझ आया होगा कि मैंने अब आपको बताया कि ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड में फर्क है। ब्रेस्ट किसको कहते हैं, 3 चीजों को मिला के, मैंने आपको क्या बताया, 3 चीज को मिला के कहते हैं। और वो कौन कौन सी है, मेमोरी ग्लैंड टिश्यू, फाइबरस टिश्यू, फैटी टिश्यू, स्किन, ये सब मिला के कहते हैं ब्रेस्ट। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जो अंदर का है उसको हम एक्चुअल कहते हैं मेमोरी ग्लैंड, वो हम हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। और फिर अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिसको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, तो वो कैसे बनता है, 15 से 20 लोब्स में, और हर लोब में क्या होता है, क्लस्टरा एल्यूलाई, फिर क्लस्टरा एल्यूलाई मिलकर ट्यूबुल्स बनाते हैं, ट्यूबुल से मिलके फिर ये साइनस बनता है, यहां से फिर एक डक बनती है। तो एक लोब में होते तो बहुत लोब्यूल क्लस्टर ऑफ एसिनाए हैं, तो तमाम एसिनाए मिलके फिर एक डक बनाएंगे, तो एक लोब एक डक होगी, लेक्टिफेरस डक, जो कि ओपन होगी कहां पर, निपल पे। कौन मिल्क बना रहा है, प्रोडक्टिन, और कौन निकाल रहा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कंट्रैक्शन करता है, तो बच्चा जब सक करता है, सिग्नल जाते हैं ब्रेन की तरफ, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, कंट्रेक्टाइल टिश्यू आते हैं, और ये लेक्टिफेरस साइनस में ये जो जमा हुआ ब्लड जो मिल्क होता है, ये फिर बाहर निकलता है, बच्चा सक करता है, ब्लड जो मिल्क है फिर वो इजीली सक कर लेता है। तो ये बातें आपको आज समझ आ गई होंगी, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये क्योंकि हिस्टोलॉजी में आपको और पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको जो बातें याद रखनी है कि फैट बहुत होता है, इसलिए लुब्रिकेटिंग है। फाइबर टिश्यू की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर फाइबर टिश्यू नहीं होंगे तो ये एसिनाए अपनी जगह पे नहीं होते। सेप्टा क्या करते हैं कि बिल्कुल टाइट रखते हैं किसको, ब्रेस्ट को अपनी पोजीशन में। जैसे एज गुजरती जाती है ये सेप्टा लूज होते जाते हैं, सेप्टा लूज होते जाते हैं तो ब्रेस्ट हैंग होता जाता है। क्या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, 100, 2, 4, 5 प्रेगनेंसी हो, तभी ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है और लूज होता जाता है। तो इसलिए ये जो टॉपिक था ब्रेस्ट का, जो आज हमने डिस्कस किया आपसे, कि इट इज मोस्टली क्या बल्कि 100% साइन ऑफ द फीमेल है। लेकिन अगर मर्दों में है तो उसको हम गायनोकोमेजिया कहते हैं, और इन मर्दों में इनका कोई रोल नहीं है, फिर इनको हम निकाल देते हैं। मर्द हजरात फिर शर्माते भी बहुत हैं कि भाई ये क्या हो गया, हमारे को ब्रेस्ट कैसे हो गए, तो ये कुदरत की तरफ से हो जाते हैं, और इनका फिर निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है, उनको निकालना ही चाहिए, अदरवाइज सब मजाक उड़ाएंगे उनका। तो आज का लेक्चर भी आपको अगर समझ आया है तो रियली मुझे फीडबैक जरूर देना। माय नंबर इज 030033000410। तो आज का भी लेक्चर जो हमने बताया है आपको अपनी लैंग्वेज में, दोज पीपल हु अंडरस्टैंड because I will speak in all time Urdu and not in English. I promise them in physical classes I will tell them privately in the class. So don't worry. तो आप बच्चों सबसे ये ऑनलाइन क्लासेस है, हमें कुछ अपनी लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है कि बच्चों को समझ आ जाए। और आखिर में सवालात, BCQ कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये सिनेरियो, ये भी हम आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको बनते। अभी टाइम ओवर हो रहा है, तो बच्चों विश यू गुड लक, फीडबैक जरूर देना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।